In today's lecture, we will discuss about the next point, that is the ionization energy after the size factor of the d block elements. लास्ट टाइम हमने आपको साइज फैक्टर के बारे में बताया था। आज हम उससे रिलेटेड और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन हम उन सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें उससे पहले एक हम ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं अपने साइज फैक्टर का, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो साइज फैक्टर है वो किस तरह से चेंज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। मींस जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो अब हम वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम बेटा हमने ये बताया था आपको कि जो साइज है, द साइज फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन two things. One is the effective nuclear charge, and other one is screening effect. Other one is screening effect, या जिसे आप shielding effect भी कह देते हैं। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब शेल। ये नेचर ऑफ सब शेल के ऊपर डिपेंड करता है। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड अपॉन, बताओ और किस पे डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर हम इन दोनों बातों को ध्यान रखें और फिर हम साइज की बात करें, तो हमने आपको ये बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर के ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, जब हम स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड। बोलो किस में ऐड हुए थे? इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड इन द, हाँ बिल्कुल सही, इन द पेनल्टीमेट डी सबशेल, जिसकी वजह से क्या हुआ था? द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस 4s subshell remains same, और इसी वजह से जो अट्रैक्शन थी, so the attraction between nucleus and valence electron almost remains same, hence the size of, बताओ आगे क्या लिखे? hence the size of elements from scandium to zinc, hence the size of d block elements, that is from scandium to zinc, almost remain same, almost remain same। इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द पेनल्टीमेट डी सबशेल, जो हमने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सबशेल रिमेन सेम, जो हमने लिखा। इससे पहले देखो ये जो चीज हमने यहाँ पे लिखी
कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द पेनल्टीमेट डी सब शेल, लेकिन पेनल्टीमेट डी सब शेल में तो एंटर करते हैं हम। यहां पे साथ के साथ एक चीज और लिख देंगे, बट द डिफरेंट, देखो ये क्वेश्चन का जवाब तो यहां तक हो चुका है। बट द डिफरेंट डी सबशेल orbitals, but the different d subshell orbitals have different, बोलो क्या, बताओ बेटा डिफरेंट क्या? इलेक्ट्रॉन। नहीं सोचो क्या होगा डिफरेंट। बट द डिफरेंट डी सबशेल orbitals have different shape and different, और क्या है बोलो डिफरेंट, ओरिएंटेशन। हर बार जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेनल्टीमेट डी सबशेल में तो डल रहे हैं, लेकिन जिन डी सबशेल ऑर्बिटल्स में हर बार इलेक्ट्रॉन डल रहे हैं उन सभी की शेप एक जैसी नहीं है, उनकी डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, एंड दस, और क्या डिफरेंट हुआ, इट मींस दैट इज डिफरेंट स्क्रीनिंग पावर, डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट, डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सो द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस and valence 4s electrons increase तो होती है अट्रैक्शन, बट नॉट यूनिफॉर्मली, बराबरी से नहीं होती। हेंस, इसलिए जो साइज है, hence the size of d block elements, कहां से कहां तक बोलो, that is from scandium to zinc, decreases in a non-uniform manner, non-uniform मैनर। इससे पहले अब देखो, इन सभी का मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा। इससे पहले एक चीज और बताएं, ये तो हमारा हो गया सेकंड पार्ट का जवाब। इससे पहले एक चीज और भी मैंने बताई थी आपको, बेसिक चीज कि ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स ओवर, बताओ किसके ऊपर, स्क्रीनिंग इफेक्ट, डोमिनेट्स ओवर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, so the attraction increases, so the attraction between nucleus and valence 4s electron increases, hence the size decreases, तो अब देखो आपके क्वेश्चन 3 बने हैं यहाँ पे। कौन कौन से 3 क्वेश्चन बेटा आपके बन गए? सबसे पहला क्वेश्चन साइज का, कि जब आप स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट देखो, मैंने यहाँ पे ये देखो, मैं अलग से स्टार लगाता चला जाऊंगा, दैट इज द स्टार, देखो ये लगा दिया मैंने स्टार। ये क्या है कि जब आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये डोमिनेट कर जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से देखो 2 ही बातें होती हैं साइज के इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर। अगर न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर गया स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ गई और इसलिए साइज घट गया। साइज क्या हो गया? घट गया, डिक्रीज हो गया, पहली बात। दूसरी बात,
साइज घट तो गया लेकिन थोड़ा थोड़ा घटा, ज्यादा नहीं घटा। कैसे, इसकी क्या सेंस है ज्यादा नहीं घटा? देखो मैं अगर साइड में आपको देखो लिख के दिखा दूं, ये स्कैंडियम और लास्ट में देखो जिंक। अगर स्कैंडियम का साइज मान लीजिए 100 है पिकोमीटर, वैसे लिख दिया हमने, और लास्ट वाले का साइज हम ये लिख दें कि 99.5 है पिकोमीटर, देखो लास्ट जिंक का, तो क्या कोई ज्यादा चेंज आया स्कैंडियम से जिंक तक? नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हुआ है और ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहा। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही बन गया था यहाँ पे। देखो जो हमने यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द पेनल्टीमेट डी सब शेल। और इसका डायग्राम देखो अगर मैं आपको बनवाऊं नीचे, तो देखो हम ऐसे बनाते हैं, ये मैंने दिखा दिया न्यूक्लियस, और ये हमने शो कर दिया यहाँ पे 4s, जिसके अंदर ऑलमोस्ट देखो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए। उसके बाद अंदर की तरफ मैंने शो कर दिया यहाँ पे, देखो ये शो किया मैंने 3D को, और हर बार इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? डी के अंदर। देखो ये डी के मैंने 5 ऑर्बिटल्स शो किए, कभी एक डी में डलेगा, कभी दूसरे डी में, कभी तीसरे में। देखो 3D3, 3D4, 3D5 डलेगा ना बेटा इस टाइप से हर बार। तो ये आपका कौन हो गया? पेनल्टीमेट डी सब शेल है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये आ गया कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन थे, इनकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो लगभग सेम रही। इंक्रीज तो हो रही है अट्रैक्शन, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है जैसे हमने ऊपर बताया, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो साथ के साथ बढ़ रहा है, इसलिए अट्रैक्शन लगभग सी सेम रही। तो वही हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द पेनल्टीमेट डी सब शेल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस 4s सब शेल रिमेन सेम। 4s में तो सेम है क्योंकि न्यूक्लियस को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट करना है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर बार सेम रहे, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाते हैं, इसलिए अट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम रही, इसलिए साइज भी ऑलमोस्ट सेम रहा। डिक्रीज तो हुआ लेकिन बहुत ही कम। तो ये सेकंड क्वेश्चन बना। इसके बाद देखो ये मैंने स्टार लगा दिया बेटा, यहाँ पे सेकंड पार्ट था। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखो वहां पे मैं फिर से ये स्टार लगा दूं, देखो ये जो मैंने रेड कलर से लिखा, देखो ये स्टार लगाया। अब क्वेश्चन ये उठा के डिफरेंट सब शेल की डिफरेंट स्क्रीनिंग पावर होती है। देखो ऐसा, इसका मतलब क्या है बेटा? मेरी तरफ देखना, स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूं ना आपको अच्छे से? अब मेरी तरफ ध्यान रखना। देखो अब ध्यान देना, देखो मैंने अपना हैंड ऐसे कर दिया आपके सामने। अब क्या आपको मेरी आईज दिख रही हैं? नहीं, जल्दी बताओ, क्या मेरी आईज दिख रही हैं आपको? नहीं, या कब? नहीं। अब देखो यही हैंड देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो ऐसे वर्टिकली। अब क्या आपको मेरी आईज दिख रही हैं? हाँ जी। हाँ, कुछ कुछ दिखनी शुरू। देखो वही हैंड है मेरा, और लेकिन उसका ओरिएंटेशन मैंने बदल दिया। कभी ओरिएंटेशन तो मैंने इस टाइप से रखा कि मेरी दोनों आंखें मैंने ढक ली, अब ओरिएंटेशन ऐसे कर दिया इसी हैंड का कि अब आप मेरे को देख पा रहे हैं, मीन्स आपकी मेरे साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई। वही काम यहाँ पे है कि देखो ध्यान से, दोबारा से मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं कि ये न्यूक्लियस देखो मैंने ड्रा किया, और न्यूक्लियस के आगे देखो ये मैंने 4s ड्रा कर दिया यहाँ पे, और 4s के आगे देखो मैंने 3D जो शो किया। अब 3D के बेटा जो ये 5 ऑर्बिटल है ना यहाँ पे, इन पांचों की शेप एक जैसी नहीं होती। फिर आप कहेंगे कैसे? वो इसलिए, देखो मैं आपके सामने ड्रा करता हूँ, 5 नाम लिखता हूँ। एक नाम है DXY, अपने नाम ये सारे याद किए होंगे पहले भी। एक दूसरे का नाम होता है DYZ, एक होता है D, बोलो कौन सा? XZ, एक होता है DX² माइनस Y², एक होता है DZ²। ये D के 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनके ये नाम। अब इनकी शेप बताता हूं, देखो मैं आपको। DX² माइनस Y² की देखो ये शेप होती है, एक X एक्सिस एक Y एक्सिस, और 2 डंबल प्रेजेंट होते हैं। 1 डंबल इज प्रेजेंट ऑन द X एक्सिस, अदर डंबल इज प्रेजेंट ऑन द Y एक्सिस। दैट इज द शेप ऑफ द DXY। ये शेप किसकी है? DXY की। फिर एक और नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में, DXY। देखो एक तो था ये DX² माइनस Y², लेकिन अगर हम DXY की देखो मैं बात करूं, उसमें भी एक X एक्सिस होगा, एक Y एक्सिस होगा, यही 2 डंबल होंगे, लेकिन दीज 2 डंबल आर प्रेजेंट इन बिटवीन दी एक्सिस। देखो इन बिटवीन दी एक्सिस, तो आपने क्या देखा? शेप दोनों की डबल डंबल शेप है, 2-2 डंबल है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग है।
dxy के अंदर जो दो डंबल हैं दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द y एंड x एक्सिस, लेकिन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में जो दो डंबल हैं वो कहां पे प्रेजेंट हैं? ऑन द एक्सिस। कहां पे प्रेजेंट है ये? ऑन द एक्सिस। हो गया ना ओरिएंटेशन अलग अलग, जैसे मैंने अपने हाथ का ओरिएंटेशन करके दिखाया था, ऐसे ही डी जेड स्क्वायर की अगर हम बात करें तो देखो ये आपका हमने एक जेड एक्सिस ले लिया, देखो ये वर्टिकली, और यहाँ पे एक डंबल जैसे पी का डंबल होता है, पी का डंबल, ये पी की शेप होती है डंबल जैसी, बीच में जो एस की शेप होती है स्फेरिकल, देखो बीच में मैंने स्फेरिकल लोब दिखा दिया। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर जो होता है ये दो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। वो दो ऑर्बिटल कौन होते हैं जिसके कॉम्बिनेशन से ये बनता है? वन इज द बोलो कौन? पी जेड, एंड अदर वन बोलो कौन होता है दूसरा पी जेड के साथ साथ? बताओ शाबाश। एक एस ऑर्बिटल, जैसे मैंने अभी आपके सामने ड्रा भी करके दिखाया। जेड एक्सिस के ऊपर एक तो हमने डंबल बनाया, वो शेप क्योंकि जेड के ऊपर है तो पी जेड की शेप हो गई, और दूसरा हमने एक स्फेरिकल लोब बनाया बीच में, वो स्फेरिकल लोब बोलो किसकी शेप होती है? वो दैट इज द शेप ऑफ एस। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डी जेड स्क्वायर किन दो ऑर्बिटलों के कॉम्बिनेशन का नाम है? तो आप कहेंगे पी जेड एंड द एस। सिमिलरली डी एक्स वाई डी वाई जेड की अगर हम बात करें तो डी वाई जेड की देखो शेप कैसी होगी। देखो ये मैंने एक दो एक्सिस लेंगे बेटा, अपनी मर्जी से आप कोई भी ले लो, एक का नाम वाई रख दो, दूसरे का नाम जेड रख दो। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेंगे कि अभी तो आपने यहाँ पे एक्स लिखा था, अब यहाँ पे हमने जेड क्यों लिख दिया? वो हमारी मर्जी, हम किसी भी एक्सिस को एक्स लिख सकते हैं, किसी को वाई, किसी को जेड। इसी टाइप से अगर वाई और जेड एक्सिस के बीच में दो डंबल प्रेजेंट हो जाएं, डी वाई और देखो जेड के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज द शेप ऑफ डी वाई जेड। सिमिलरली अगर मैं अब आपके सामने डायग्राम यहाँ पे ड्रा करूं किस चीज का? डी एक्स जेड का। बोलो बेटा कैसे ड्रा करोगे? कौन से दो एक्सिस लूं मैं इसके लिए? एक तो एक्स और दूसरा दूसरा जेड। फिर वही दो डंबल लेंगे हम, और दोनों डंबल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इन बिटवीन द एक्स एंड जेड एक्सिस। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो आपको ये यहां से पता चल गया कि डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों की शेप एक जैसी नहीं होती। अगर शेप किसी की एक जैसी भी है तो ओरिएंटेशन एक जैसा नहीं। और ऊपर हमने आपको पहले ही बता दिया जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ द सबशेल। यहाँ पे सबशेल तो एक जैसी हो गई, पांचों डी ही सबशेल है, देखो डी के ही ऑर्बिटल हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर यहाँ पे है, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। क्या पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन एक जैसा है? बिल्कुल नहीं, ओरिएंटेशन अलग अलग है। इसीलिए आप बेटा बड़े ध्यान से देखना। मान लो मैं स्कैंडियम को ले लेता हूं, बोलो स्कैंडियम की कॉन्जुगेशन क्या थी? बताओ बेटा। 3d1 4s2 डिफरेंस। अब देखते जाना मैं कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करूंगा इस डायग्राम के अंदर जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। देखो 4s में देखो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दी, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं। अब मैं स्कैंडियम की बात करूं तो 3d1 देखो मैंने ग्रीन कलर से देखो 3d1 हाफ एरो से एक इलेक्ट्रॉन को भर दिया। ये फर्स्ट ऑर्बिटल है बेटा डी का। अब ये देखो जो 4s के जो इलेक्ट्रॉन थे बेटा ये, और जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ ये अट्रैक्शन करने जा रहा था तो बीच में रुकावट पैदा कर दी ना, स्क्रीनिंग कर दी ना। किसने कर दी? इस एक इलेक्ट्रॉन ने। ये इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर भी हो सकता है ये डीएक्सवाई में हो। अब अगर हम इसके बाद अगले एलिमेंट के अंदर चलते हैं, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम टीआई, जिसका एटॉमिक नंबर देखो 22 है, और इसकी कॉन्जुगेशन अगर मैं कहूं अब बताएं तो आप कहेंगे 3d2 4s2। अब ये बताओ बेटा ये 3d2 जो अगला दूसरा इलेक्ट्रॉन है, क्या वो उसी में डाल दूं मैं जहां पे मैंने ऊपर पहला इलेक्ट्रॉन लिखा था, या नीचे अगले वाले में डाल दूं? नेक्स्ट वाले में, अगले वाले में। हाँ देखो नेक्स्ट वाले में। अगले वाले में डाला तो पहले वाला मान लीजिए 3dxy था, तो क्या अगला dxy ही होगा? नो, वो तो कोई और होगा। हो सकता है वो dyz हो। तो क्या dxy और dyz दोनों की शेप जो कि डबल डंबल है देखो यहाँ पे, क्या उनका ओरिएंटेशन एक जैसा है? क्या उनमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एक्सिस के बीच में है? नो। dxy में तो जो डबल डंबल थे, दो ऑर्बिटल जो हैं, दो डंबल जो हैं वो x और y के बीच में है, जबकि dyz में y और z के बीच में है। हो गया ना ओरिएंटेशन अलग अलग। और ओरिएंटेशन अलग है तो स्क्रीनिंग पावर भी अलग होगी। तो क्या ये जो बीच में जो स्क्रीनिंग पावर अब बदल गई, तो क्या 4s के जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के, क्या उनको देखो मैं ऐसे अट्रैक्शन दिखा रहा हूं, क्या उनको वो सेम अट्रैक्शन मिल रही है न्यूक्लियस का?
नो, सेम नहीं मिलेगी। हर बार अट्रैक्शन तो बढ़ेगी। देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, जब हम स्कैंडियम से टाइटेनियम से वेनेडियम से क्रोमियम से जिंक की तरफ जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, देखो 21 से 22 हो गया, न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, लेकिन वो न्यूक्लियस जिसकी पावर बढ़ गई, वो वैलेंस जो 4s इलेक्ट्रॉन है उनको सेम पावर से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों सेम पावर से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा? क्योंकि हर बार बीच में रुकावट बढ़ रही है, और जो रुकावट, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, वो सेम एक्सटेंट तक नहीं बढ़ रहा। कभी ज्यादा बढ़ेगा, कभी कम। अट्रैक्शन तो बढ़ेगी, लेकिन अट्रैक्शन कभी कम बढ़ेगी, कभी ज्यादा, ड्यू टू द different d subshell orbitals which have the different screening power. और why different screening power? Because they have the different, बोलो क्या, orientation. ओरिएंटेशन। अब आगे बेटा बात समझ में आपको? हाँ जी। तो इसलिए बेटा 3 क्वेश्चन बने। साइज के क्या क्या 3 बने कि स्कैंडियम से जिंक तक जाएंगे, पहली बात साइज डिक्रीज होगा। देखो ये एंड बता रहा हूं मैं, ये मैंने स्टार लगा दिया, साइज डिक्रीज। दूसरी बात, साइज डिक्रीज तो हुआ, लेकिन इतना कम डिक्रीज हुआ कि साइज रह गया रिमेन सेम, ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ऑलमोस्ट रिमेन सेम। थर्ड पॉइंट बना, साइज डिक्रीज तो हुआ लेकिन इक्वली डिक्रीज नहीं हुआ। देखो ऊपर मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए स्कैंडियम से मैंने टाइटेनियम लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ बेटा 99.95 हो गया। टाइटेनियम से वेनेडियम की तरफ गए, अब की बार बेटा मैंने लिख दिया मान लीजिए 99 हो गया, 99 पिकोमीटर। तो अब देखो 100 और 99.95 और फिर आगे 99.95 और 99 में क्या जो गैप है, क्या वो सेम है? नो। देखो साइज तो डिक्रीज किया हमने, लेकिन गैप तो सेम नहीं रहा, वो तो बराबरी से नहीं घट रहा। नहीं तो क्या होता, इक्वल गैप रहना चाहिए था। जितना स्कैंडियम से टाइटेनियम तक गए, जितना साइज डिक्रीज हुआ, टाइटेनियम से वेनेडियम उतना ही घटता, वेनेडियम से क्रोमियम फिर उतना ही डिक्रीज होता। ऐसा तो नहीं है, साइज तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन बराबरी से डिक्रीज नहीं हो रहा। उसी को कहते हैं कि साइज डू नॉट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली। और उसका रीजन क्या निकला? डिफरेंट डी सबशेल ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, इसलिए वो डिफरेंट स्क्रीनिंग पावर शो करते हैं। तो दैट इज द रीजन कि साइज डू नॉट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? अब इसके बाद बेटा सीधे से हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं, वो है आयनाइजेशन एनर्जी। देखो मैंने साइज को यहाँ पे हटा दिया, देखो, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अगली हेडिंग बना दी, और हेडिंग हमारी क्या बनेगी बेटा अगली, बोलो? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब जल्दी से मुझे ये बता दो बेटा कि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ बेटा, शाबाश, जल्दी से। हाउ विल यू डिफाइन द टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी? चलो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ बोलो बेटा, शाबाश। हाँ जी बोलो बेटा। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं होता। आपने एक्सचेंज एनर्जी बोला ना? हाँ जी। नहीं बेटा, वो नहीं होती। देखो क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, कितनी एनर्जी दें कि आयन बन जाए। आयन भी कैसा और कब बनेगा? देखो आपके पास कोई एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर बेटा देखो डिफरेंट शेल हैं, उनमें से कोई ऐसी शेल है जिसको आप कहेंगे वैलेंस शेल। उस वैलेंस शेल में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो भी एटम है ये आपका गैसियस स्टेट में होना चाहिए। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, वो गैस होना चाहिए। मैंने क्या बताया, कोई मोलिक्यूल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास, आप ये कह दो कि अगर हमारे पास A2 होता तो हम क्या करते? आप सबसे पहले क्या करते, आप इतनी एनर्जी देते कि A और A के बीच में जो बॉन्ड है आप उसको ब्रेक करते, आपके पास A मिल जाता, 2 मोल बनते A के। मींस इस एनर्जी को कहते, देखो बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसे आप बॉन्ड एनर्जी कहते। क्या कहते आप इसे? बॉन्ड एनर्जी। मान लीजिए सॉलिड एटम बन गया ये A, मान लीजिए सॉलिड है, आप फिर से एनर्जी देते इसे, इतनी एनर्जी देते कि ये 2 मोल A के ही बनते, लेकिन गैसी स्टेट में आ जाते। अब सॉलिड को आपने गैस में बदल दिया, इसे आप सब्लिमेशन एनर्जी कहते। बेटा क्या कहते हैं आप इसे?
सब्लिमेशन एनर्जी। अब जो आपके पास ये ए आ गया, गैसीय स्टेट में आ गया, जिसका डायग्राम मान लीजिए मैंने बना दिया है। देखो ये अज्यूम करते, मान लीजिए ए एटम है और ये गैसीय स्टेट में ही है, और इसकी वैलेंस शेल में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है देखो न्यूक्लियस के साथ। अब हम बाहर से कितनी एनर्जी दें, देखो ऐसे कितनी एनर्जी दें अब बाहर से कि ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो जाए। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब इसमें से हम एनर्जी अब देंगे तो क्या होगा, ए के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देखो हमने लॉस कर दिया, तो ए एटम विल एक्वायर, बोलो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ए एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी आयनाइजेशन एनर्जी की, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेट का मतलब अकेला एटम है। दूसरी बात, अकेला एटम तो है लेकिन इन गैसीय स्टेट में होना जरूरी है, क्योंकि अकेला एटम तो सॉलिड का भी हो सकता है, अकेला एटम तो लिक्विड का भी हो सकता है, लेकिन वो अकेला एटम गैसीय स्टेट का होना चाहिए, गैसियस का नहीं। तो पहले जो एनर्जी आप देंगे उसको गैसीय स्टेट में बदलने के लिए, उसको आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बदल के दिखाया, A2 था, सॉलिड फॉर्म में था, A2 को पहले A में बदला, उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहा, फिर A बन गया, सॉलिड स्टेट में बना, अब उसको गैस में बदला, अब कितनी एनर्जी दी कि आपका सॉलिड ए एटम गैसियस ए एटम में बदल गया, वो सब्लिमेशन एनर्जी कहलाती है। अब जो आगे एनर्जी अब आपने दी, ए गैसियस स्टेट में है, अब कितनी एनर्जी दी कि उसकी वैलेंस शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब उस एनर्जी को आप कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पता चल गया बेटा। तो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई आयनाइजेशन एनर्जी की। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, वही जैसे हमने साइज के फैक्टर स्टडी किए कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है किस एटम की ज्यादा होती है और किसकी कम, ये हमारा अगला पॉइंट बन जाता है। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रा करता हूं, आप खुद जस्टिफाई कर पाएंगे, खुद बता पाएंगे कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा। बेटा ध्यान से देखना, देखो ये न्यूक्लियस ड्रा किया मैंने, ये एक ही शेल मैंने ड्रा की, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अगला एटम मान लीजिए मैंने ड्रा किया, इसके अंदर देखो ये 2 शेल हैं, 3 शेल हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ, ये 2 एटम है, देखो केस नंबर 1 पहला डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम। अब आपको बेटा ये बताना है किस एटम का साइज बड़ा दिख रहा है आपको, किसका छोटा, एटम 1 का या एटम 2 का? 2 का बड़ा है। हाँ 2 का बड़ा है, क्योंकि इसमें ज्यादा शेल दिखा दी। अब ये बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा? 1 वाला। देखो 1 वाले में देखो मैंने ज्यादा अट्रैक्शन दिखा दी, देखो 3 एरो। 2 वाले में मैंने 1 ही अट्रैक्शन दिखाई। क्लियर हो गया। अब ये बताओ बेटा, हम ये चाहते हैं इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, 1 वाले एटम में भी 2 वाले में भी, कहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी हमें? 1 में। 1 में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1 वाला जो एटम है ये स्मॉल साइज का था, अट्रैक्टेड है, और सेकंड वाला एटम क्या था बेटा, लार्ज साइज का है, लार्ज साइज का है। तो जो लार्ज साइज का है, तो उसमें जब आपने बाहर से एनर्जी दी तो लेस एनर्जी देनी पड़ी ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जो स्मॉल साइज का है उसके अंदर आपको मोर एनर्जी बाहर से देनी पड़ी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मींस ओवरऑल आपने क्या सीखा कि आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मींस साइज छोटा होता है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। क्लियर हो गया बेटा, आगे इतनी बात समझ में? तो अब देखो मैंने जो 3 क्वेश्चन थे साइज के, इसलिए तो मैंने उनको रब नहीं किया था कि अब हमारा जो अगला टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी का, उसको हम एक्सप्लेन कर पाए। तो देखो सेम क्वेश्चन बन गए। देखो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, मींस जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करते हैं, तो बोलो साइज क्या हुआ था? पहला पॉइंट बताएं, साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज? साइज हुआ था डिक्रीज, देखो ये हमने लिख रखा है। अगर साइज हो गया डिक्रीज, तो बताएं, अभी अभी आपने सीखा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है
वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो साइज डिक्रीजेस तो बोलो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बोलो बेटा शाबाश। increases. हाँ, तो इसलिए देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे। कोई अगर आप एक लाइन और ऐड करना चाहें यहाँ पे तो आप क्या लिख सकते थे, बोलो बेटा। यहाँ पे साइज डिक्रीजेस, आप क्या लिख सकते थे यहाँ पे कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, हेंस द Valence shell. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आगे बेटा बात समझे। पहला क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल ऐसे पूछ सकते हैं कि स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। वही सेम लाइनें लिखनी है, इसलिए मैंने उनको रब नहीं किया था, बस लास्ट में एक लाइन ही तो बस ऐड करनी पड़ी आपको। बोलो क्या कि देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, और ये देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज लिख के और ब्रैकेट में बेटा आप जरूर लिख देना यहाँ पे। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या लिख दोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। देखो जैसे मैंने अभी लिख भी दिया वहां पे। आ गया बेटा समझ में। तो साइज का क्वेश्चन का जवाब आ गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी का अपने आप जवाब दे देते, बस एक लाइन ही तो एक्स्ट्रा लिखनी है और ब्रैकेट में लिख देना है। क्योंकि करके 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे लिखते हैं तो उसको बिकॉज कहते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब अगला क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल वैसा ही बनेगा। बोलो कैसा कि जैसे साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम रहा, तो बोलो आयनाइजेशन एनर्जी भी ऑलमोस्ट क्या रहेगी। बताओ शहबाज क्या लिखे हम यहाँ पे। Almost remains same. हाँ, therefore ionization energy will almost remain same। बस ये एक लाइन ही एक्स्ट्रा लिख देंगे हम। ठीक हो गया बेटा। अब तीसरा क्वेश्चन बताओ क्या था कि द साइज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली, यानी नॉन यूनिफॉर्म मैनर। तो क्या लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बेटा, क्या लिख दें हम नीचे। मैं यहाँ पे देखो स्पेस बना लेता हूँ, बोलो क्या लिख देंगे। Increases in a non-uniform manner. हाँ बिल्कुल, द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैनर। Non-uniform manner. हाँ बिल्कुल। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों के जवाब हमने एज सच उसी फॉर्म में लिख दिया कि देयरफॉर, लास्ट में वही चीज आप ऐड कर देंगे यहाँ पे, देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी increases non uniformly in a non uniform manner। आ गया बेटा समझ में आयनाइजेशन एनर्जी का भी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ये सारी की सारी बेटा जो हम कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास भेज दी जाएगी, तो इसलिए आपने ना भी उतारा हो तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो हम भेज ही देंगे। अब मैं क्लियर कर दूं इसको स्क्रीन को। हाँ जी। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर देखा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में आते हुए। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है जिसका हमने जिक्र भी किया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट filled in 4s subshell, then 3d subshell, and also the electrons are first removed from 4s subshell, then 3d subshell among the first transition series elements, among the first transition series
elements, that is from scandium to zinc. स्कैंडियम से लेके जिंक तक किसी भी एलिमेंट में अगर आप देखें तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो सबसे पहले 4s में ही करते हैं, 3d में नहीं करते, और जब निकालना पड़े तो भी आप 4s में से ही पहले निकाल लेते हैं। तो ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों? बताओ बेटा। हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो मैंने कुछ और बताया था आपको। देखो फिर भी देखो, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। देखो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर दिया, एक तो 4s का और एक मैंने लिख दिया ये 3d का। ये ठीक लिखा है या गलत? पहले तो यही बताओ, क्या पता मैंने जानबूझ के गलत लिखा हो। गलत लिखा है। हाँ बिल्कुल ठीक। यानी हमारे बाहर देखो ये 4s होता है, यहाँ पे ये 4s और ये 3d। ठीक हो गया बेटा? तो अब क्वेश्चन सबसे पहला जो पार्ट है पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बहु प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द बहु प्रिंसिपल, या आप कह देंगे साथ के साथ इसमें जो हमने यूज किया था एक और रूल एंड करके लिख देंगे, एंड बोहर्सबरी रूल। बताओ क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस में फिलअप करेंगे? बताओ पहले किस में फिलअप 3D करेंगे? सबशेल। कि इलेक्ट्रॉन्स आर सबशेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, या आप सिंपली उसकी डेफिनेशन वाली बातें लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज filled up, filled in different shell या सब शेल in increasing order of their energy, in increasing order of their energy। मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो बोहर्सबरी ने क्या बताया? इसने ये बताया कि लोअर द n plus l value, lower the n plus l value, lower will be the energy, lower will be the energy। बोहर्सबरी ने ये बात बता दी। और बहू ने पहले क्या बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर ज्यादा वाले में भरे, फिर ज्यादा वाले। फिर कैसे पता चले किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा? वो बोहर्सबरी ने हेल्प कर दी हमारी। उसने ये कहा कि लोअर द n plus l वैल्यू लोअर विल द एनर्जी। अब हमारे पास कौन सी दो सबशेल है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया? वो जो सबशेल हैं वो है हमारे पास दो ही, एक तो 3d और एक है 4s। अब हमें इनकी एनर्जी कंपेयर करनी है, तो n वैल्यू देखेंगे, l वैल्यू देखेंगे और n प्लस l, और वो हमने बता ही दिया जिसकी n प्लस l वैल्यू कम होगी उसी की एनर्जी भी क्या होगी? कम। अब 3d के अंदर देखें n की वैल्यू 3 है, 4s में देखें n की वैल्यू 4 है। 3d में देखें तो क्योंकि d है यहाँ पे तो आपको जैसे पहले भी हमने बताया था यहाँ पे l की वैल्यू 0 1 2 3 करके लिखते हैं। l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? s सबशेल के लिए। 1 किसके लिए? p के लिए। 2 किसके लिए? d सबशेल के लिए। 3 किसके लिए? f सबशेल के लिए। क्योंकि यहाँ के 3 के आगे d है तो बोलो d है तो l की वैल्यू क्या होगी? 2। 4s है तो s है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। तो n प्लस l कैलकुलेट करें, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 5। और यहाँ पे 4 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो n प्लस l वैल्यू किसकी कम है? 3d की या 4s की? 4s। हाँ, as the n plus l value, as the n plus l value of 4s is less than the 3d, so the energy of
4s is less than 3d, और इसीलिए जिसकी एनर्जी कम इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाएगा, इसलिए हमारे पहले पार्ट का जवाब आ गया कि हेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर, बोलो क्या, फर्स्ट filled in D subshell. in 4s, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम किसकी है, 4s की, hence the electrons are first filled in 4s then 3d। ये तो इतना हो गया और पहले अंकल पार्ट। हमने फोरस वाले इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दिए थे ना, हाँ बेटा, फोरस वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमने शिफ्ट कर दिए थे हाफ फिल्ड और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले बेटा प्रोसेस में। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहे, वो तो बाद की बात है कि शिफ्टिंग किस में करते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस आते हैं क्रोमियम कॉपर वाले, वो क्वेश्चन अभी हमारा नहीं चल रहा। हमारा क्वेश्चन ये चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाता है। देखो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं पहले दोबारा से। देखो जब कैल्शियम की कॉन्जुगेशन हम लिखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, देखो आप ऐसे लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, हो गए ना, 2 2 4 6 10 और 18 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक हो गए। अब अगले इलेक्ट्रॉन किस में भरें। अब क्वेश्चन आया कि अगला इलेक्ट्रॉन हम 3d में भरें या 4s में भरें, 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो किस में भरें बेटा अब इलेक्ट्रॉन। देखो कैल्शियम में भी देखो तो 3d में भरें या 4s में भरें, बताओ शाबाश। वो उस क्वेश्चन का जवाब हमने यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रॉन हम सबसे पहले 4s में भरेंगे, 3d में नहीं भरते। इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम की, जो आपने याद भी कर रखी है, हम बोलो क्या लिखते हैं इसके बाद, आप इसके बाद लिखते हो यहाँ पे, बताओ बेटा क्या लिखते हो। 4s2। आप यहाँ पे लिखते हो 4s2, देखो इस टाइप से लिखते हो ना बेटा। तो यही तो हमने जवाब दिया है, यही तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट फिल्ड इन 4s देन द 3d। 3d में पहले नहीं भरते, 4s में भरते हैं, हमने 4s में ही भरे। उसके बाद जब अगला इलेक्ट्रॉन आता है, देखो स्कैंडियम ऐसे 21, अब किस में भरेंगे, 4s तो भर गया, अब देखो 3d तो बाहर रह गया। देखो 3d1। 3d देखो मैंने 0 भी लिख दिया कैल्शियम में, उसकी एनर्जी तो ज्यादा हो गई। किसके अकॉर्डिंग ज्यादा हुई, कौन से रूल के अकॉर्डिंग ज्यादा हुई, बोहर्सबरी रूल ने एक्सप्लेन किया है, ये निकाला है ना, जिसे N+L रूल भी कहते हैं। बेटा जो ये बोहर्सबरी रूल है, इसका एक नाम और क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज N+L रूल, इसे आप N+L रूल भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम ये एक्सप्लेन कर पाए। अब जब स्कैंडियम की कॉन्जुगेशन लिखी, देखो ये सारी कॉन्जुगेशन तो है सच, फिर लास्ट में आपने क्या लिख दिया 4s2 3d1। फिर मैंने आपको बताया था जैसे ही 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन डलता है, 3d के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिली, बोलो किससे मिली, इसको अट्रैक्शन मिली इस न्यूक्लियस से, स्कैंडियम वाले से, और अट्रैक्शन मिलते ही 3d का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अंदर आ गया, देखो ऐसे थोड़ा सा अंदर आ गई इसकी सब शेल, तो ये बन गई इसकी करेक्ट कॉन्बिनेशन 3d1 4s2। अब बताओ वैलेंस शेल कौन बन गई, बताओ कौन बन गई वैलेंस शेल। क्या 3d बाहर ही रहा, 3d में इलेक्ट्रॉन डला तो क्या 3d अब भी बाहर ही है, या वो 4s से थोड़ा सा अंदर आ गया, बताओ बेटा। अंदर आ गया। थोड़ा सा अंदर आ गया, बिल्कुल यही चीज तो अब हमें आंसर में लिखनी है, अगले क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है कि आफ्टर, ये तो पहले पार्ट का बेटा जवाब हो चुका है, ये था ए पार्ट, देखो जो हमने पहले लिखा था ए पार्ट का जवाब, ठीक है। अब हम चलते हैं बी पार्ट के जवाब की तरफ। तो अब हमारा देखो ये मैंने लिख दिया बी, ये कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी है कैल्शियम स्कैंडियम, ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में बी पार्ट के जवाब में। तो हम देखो क्या लिखेंगे, आफ्टर द एंट्री ऑफ, आफ्टर द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, बोलो किस चीज के अंदर, बताओ बेटा, 3d सबशेल, D subshell। the energy of, the energy of 3d becomes less than 4s, क्योंकि उस 3d के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिल गई, सो द एनर्जी ऑफ 3d becomes less than 4s। अब बताओ वैलेंस शेल कौन हो गई, बताओ वैलेंस शेल कौन है, 4s। हाँ, सो द 4s become the valence, valence shell,
और इसीलिए अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो बोलो कहां से निकलता हमेशा इलेक्ट्रॉन? सबसे बाहर वाली शेल में से। बाहर वाली शेल कौन है? वो तो वैलेंस 4s सब शेल है, 4s। इसलिए 4s में से ही निकलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स आर first removed from 4s subshell, then 3D subshell। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे बैक ईयर क्वेश्चन पेपर तो काफी बार ये एग्जाम के अंदर आ चुका होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आप देखो बड़े ध्यान से सोचना और इसका जवाब देना। आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस के ऊपर ही है। why the second ionization energy of zinc is very low? इसी के साथ कंपेयर करते हुए मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा ताकि आप दोनों क्वेश्चनों को इकट्ठे अच्छे से समझ पाएं कि why the second ionization energy of Cu copper is very high, दिख रहे होंगे ना बेटा? दो क्वेश्चन मैंने लिखे आपके लिए स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछता जाऊं, आप उतना जवाब दे देना। आप हमें सबसे पहले जिंक का एटॉमिक नंबर बताएं। 30 बिल्कुल ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर और बता दें। 29। ठीक है। अब जिंक की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहा मैंने, क्या कहा है? सिर्फ वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। बोलो क्या होगी? 3D 4s2 3D10 4s2। हाँ 4s2 बिल्कुल ठीक। एक्सेप्शनल केस था कॉपर का, बताओ 3D10 4s1। हाँ 3D10 4s1 बिल्कुल ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखना और बताना, हमने वर्ड यूज किया है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बात करें जिंक की कि इसमें हमने कुछ एनर्जी दी ताकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। के द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो बताओ जिंक के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बेटा देखो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखो माइनस इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिया। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दिया, IE1 लिख दिया। बताओ जिंक के ऊपर कितना चार्ज लगाएं? प्लस चार्ज, +1 चार्ज। कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा जिंक की क्या हो जाएगी? जिंक +1 की एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना है। हाँ 3D10 4s1 बिल्कुल ठीक। अब ऐसे ही कॉपर के अंदर से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और ये भी कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कॉपर के ऊपर उसी टाइप से +1 ही चार्ज आएगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या बन गई? बताओ बेटा। 3D10 और 4s 0। अब क्योंकि ये डी कॉन्फ़िगरेशन है, ये हो चुका है अब फुलफिल्ड। बोलो क्या हो चुका है? फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है इसकी, फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 4s 0 है। अभी ये फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ये, क्योंकि अभी 4s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। नॉट फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है? बताओ बेटा। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज्ड। कॉपर +1 तो स्टेबलाइज हो चुका है, देखो Cu+1 क्या हो चुका है? स्टेबलाइज। अब अगर हम ये चाहें, कॉपर +1 को देखते हैं पहले, कि हम ये चाहें इसमें एनर्जी दें, कितनी एनर्जी दें? दैट इज कॉल्ड एज द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी।
हम चाहते हैं एनर्जी दें ताकि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये कोई और नहीं, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं। पहले जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो कौन सा इलेक्ट्रॉन था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गया। फर्स्ट आयनाइजेशन जो एनर्जी थी ना, दैट इज वेरी लो। कॉपर के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। देखो हर कोई क्या चाहता है, मैं स्टेबल हो जाऊं, थोड़ी सी एनर्जी दी और एकदम इलेक्ट्रॉन निकल गया और एकदम फुलफिल्ड स्टेबल हो गया। लेकिन अब ये जो कॉपर +1 आयन है, इट इज हाईली स्टेबल। क्यों है हाईली स्टेबल? बिकॉज इट हैज द फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉपर +1 में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो क्या आराम से निकल जाएगा? नो, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नाउ वेरी हाई या वेरी लार्ज amount of energy is required to remove an electron from, बताओ किससे? To remove an electron from valence shell of किसकी? Of fulfilled stable Cu+1 आयन। ठीक हो गया ना? इसीलिए हम कह सकते हैं, बोलो क्या कह सकते हैं कि so the IE2 in copper is very high। इसलिए कॉपर के अंदर जो IE2 होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। अगर अब हम बात करते हैं इधर जिंक की, तो बोलो क्या होगा? क्या जिंक +1 आयन अभी आपका स्टेबल है? नहीं। ये कब हो जाएगा स्टेबल? अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को 4s वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। ये तो बिल्कुल तैयार बैठा है, ये जिंक +1 अपने आप ही कहेगा हाँ भाई निकाल लो मेरा इलेक्ट्रॉन, दे दो थोड़ी सी एनर्जी, मैं तो तैयार बैठा हूं, मेरे को तो चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन। मीन्स IE2 थोड़ी सी दी, बिल्कुल थोड़ी सी, और इलेक्ट्रॉन ये निकलवाने के लिए तैयार है, बिकॉज इट एक्वायर द फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन। देखो Zn+2 जो बनेगा एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, उसकी कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगी? 3d10 4s0। मीन्स कैसी हो गई? फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही इजी है। तो इसलिए जो IE2 है ये लेस क्यों है? लेस क्यों चाहिए? बिकॉज आफ्टर या ड्यूरिंग द लॉस ऑफ या आफ्टर द लॉस ऑफ second electron, after the loss of second electron, Zn+2 ion thus formed का मतलब जो जब बना, thus formed acquires, बोलो क्या एक्वायर कर ली इसने? acquires the fulfilled stable configuration। हाँ, acquires the fulfilled stable configuration। इसलिए अब हमारा आंसर बन गया कि हेंस अब हम कह सकते हैं, बोलो क्या कह सकते हो? कि द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी IE2 of zinc is very low। आ गया बेटा समझ में? जी। तो ये थे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूं, जस्ट ए मिनट। इसी टाइप से बेटा अगर मान लो आपसे हम ये क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट, देखो आप खुद बताना, मैंने यहाँ पे डैश डैश करके छोड़ दिया, आप खुद बताना। यहाँ पे मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखूं या सेकंड, किसके लिए? ऑफ क्रोमियम इज वेरी लो लिख दूं तो क्या आना चाहिए? एक क्वेश्चन ये बन गया। सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वेश्चन क्रोमियम के लिए ही लिख दूं कि व्हाई डैश 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 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज वेरी हाई,
अब आप फिलिंग द ब्लैंक्स करवाओ बेटा। सबसे पहले आप फिल इन द ब्लैंक्स करवाएं। यहाँ पे क्या लिखें? फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि हमें इस काम के लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी चाहिए। तो क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर, इधर दोनों साइड में देखो मैंने लिख दिया। कॉन्फ़िगरेशन इसकी एक्सेप्शनल है। बताओ क्या थी एक्सेप्शनल? बताओ। 3d5 4s1। हाँ, 3d5 4s1। तो दोनों साइड में मैंने लिख दी है 3d5 4s1। अब ये बताओ हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है? स्टेबल, स्टेबलाइज होना चाहती है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज्ड। स्टेबलाइज होने के तरीके क्या क्या है? मींस ग्रुप 18 जैसा हो जाना, या हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन हो जाए, या फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन हो जाए। अगर हम क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसे IE1 कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्रोमियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बन जाएगी? बताओ। 3d5 4s0। अब ये बताओ जो 3d5 है, ये कॉन्जुगेशन कैसी है 3d की? देखो मैंने d के 5 ऑर्बिटल भी बना दिए, सभी में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिया। बताओ ये कैसी कॉन्जुगेशन है? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो ये हो गई हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हर चीज यूनिवर्स में यही तो चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के अंदर से निकाल दें तो ये तैयार है। हाँ भाई, निकाल लो मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही साथ तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी बहुत ही लो होती है। तो बताओ क्वेश्चन में हमें क्या लिखना चाहिए था वहां पे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। तो व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द क्रोमियम इज वेरी लो? तो इसका ये जवाब बन जाएगा कि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर losing one electron after losing 1 electron from Cr atom, means chromium atom, the Cr plus 1 ion thus formed acquires a half filled stable configuration. हाँ बिल्कुल ठीक, acquires the half filled stable stable configuration, half filled stable configuration। तो इसका जवाब हो गया। ऐसे ही अगर हम सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में देखें तो यहां तक की बात तो देखो हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं कि IE1 हो गया, ये क्रोमियम +1 बन गया, इसकी कॉन्जुगेशन क्या बन गई? 3d5 4s0। और ये अब कैसा हो चुका है बोलो यहाँ तक? जैसे हमने पहले भी डायग्राम बना दिया, हाँ, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब इस हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन के अंदर से अगर हम ये चाहें कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो क्या ये अपने अंदर से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहेगा? नहीं। अगर आप जबरदस्ती निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए जो सेकंड आयन एनर्जी है इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक हो गया ना? तो इसीलिए जो हमने उधर लिखा था कि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम एटम एक्वायर्स द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन, तो ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन हो गई, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं निकलेगा। इस क्रोमियम +2 जो होगा जब बनाएंगे तो उसकी कॉन्जुगेशन तो 3d4 हो जाएगी, विच इज नॉट द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन, डिस्टर्ब हो गई। तो हम क्या लिखें बताओ यहाँ पे कि जो क्रोमियम +1 है इसकी हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसी के नीचे आप एरो लगा देना। सो मोर एनर्जी, इसी के नीचे लिख देना एरो लगा के। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, so more energy is required to remove an electron from the half filled stable configuration of chromium. half filled stable Cr+1 ion, जो ऊपर Cr+1 ion है। ठीक हो गया बेटा? हेंस आपका जवाब आ गया। और फिल इन द ब्लैंक्स भी आप भर देंगे। बोलो क्या लिख देंगे? सेकंड आयनाइजेशन, ठीक है ना? हाँ, या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। Hence the second ionization energy या second ionization enthalpy of chromium
is very high. is very high. ठीक हो गया बेटा? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब कभी हम पढ़ते थे 10+2 के अंदर, तो उस वक्त मेरे बोर्ड के एग्जाम में वो आया था क्वेश्चन। अब आपको वो क्वेश्चन बताते हैं। इस स्क्रीन को क्लियर कर दे बेटा। हाँ जी। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट ईयर, देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई K2 PtCl6 is more stable than K2 NiCl6, but K2 PtCl4 is less stable than K2 NiCl4, या रिवर्स भी बोल सकते हैं दूसरी लाइन को कि बट K2 NiCl4 इज मोर स्टेबल देन K2 PtCl4। तो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसका जवाब बड़ा सिंपल होगा। देखो हम कैसे इसका जवाब देते हैं। देखो हमारे पास जो ये कंपाउंड हमने लिखे K2 PtCl6, K2 PtCl4 हमने लिखा, देखो इनका जवाब हम अब कैसे देंगे। इन सभी के अंदर अगर आप देखें, देखो मैं साइड में पहले आपको बताता हूं, K2 PtCl6 मान लो हम लिख देते हैं यहाँ पे, और मैं ये कहूं प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, तो आप इसको प्लेटिनम को X मान लेंगे, और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो -6, पोटेशियम पे +1 होता है, 2 है तो +2 = 0। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? 4 + 4, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। सिमिलरली अगर हम K2 PtCl4 ले लें, उसी टाइप से प्लेटिनम को X मान लें, पोटेशियम ये +2 हो गया, ये -4 = 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बोलो क्या? +2। मीन्स इसका मतलब क्या है यहाँ पे? अब बड़े ध्यान से देखना, एक साइड में मैं प्लेटिनम लूंगा, दूसरी साइड में मैं निकिल लूंगा, क्योंकि फर्क इतना ही है, प्लेटिनम की जगह सिर्फ निकिल लिख रखा है दूसरे कंपाउंड में। तो हमने क्या किया, अब बड़े ध्यान से बताना बेटा, प्लेटिनम है, अगर उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो उसको कौन सी एनर्जी कहेंगे? फर्स्ट या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी? बताओ बेटा शाबाश। फर्स्ट। प्लेटिनम पे कितना चार्ज आ गया? +1। अब इसमें से मैंने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, बोलो कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे आप इसे? सेकंड। क्या बन गया? +2। अब इसमें से मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, बोलो कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे आप? और बन कौन गया? प्लेटिनम +3। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें एक और, तो क्या कहेंगे उसे? फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। और जो आयन बन गया वो Pt+4। अब ये Pt+2 वाला कौन सा है बेटा? जल्दी बताओ, ये K2 PtCl6 है या K2 PtCl4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला? K2 PtCl4। देखो ये वाला Pt+2 का मतलब है ये कंपाउंड जो भी आपने बताया, K2 PtCl4। ये Pt+4 वाला कौन सा बेटा? K2 PtCl6। हाँ, ये हो गया K2 PtCl6, बिल्कुल ठीक है। अब इसी टाइप से अब हम काम करेंगे अपना निकिल के अंदर, ताकि फिर हमारा आंसर आ जाए। तो निकिल के अंदर से भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और निकिल के ऊपर आ गया +1 चार्ज। जब इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो उसको कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और जो आयन बनेगा वो Ni+2। Ni+2 वाला बताओ बेटा कौन सा कंपाउंड होगा? K2 NiCl4। हाँ, K2 NiCl4 हमने लिख दिया साथ के साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसको कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और आपके पास बन जाएगा Ni+3।
फिर हमने निकाला इसमें से फोर्थ इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी Ie4 और आपका बन गया Ni+4। अब Ni+4 वाला कौन सा कंपाउंड है बताओ? K2NiCl6। अब वो है K2NiCl6। अब क्वेश्चन को पढ़े बड़े ध्यान से, वो क्या है क्वेश्चन? सिर्फ पहली लाइन, K2PtCl6 इज मोर स्टेबल। कि तो K2PtCl6 कहां पे लिखा दिख रहा है? देखो ये लिखा दिख रहा है, इसके ब्रैकेट में बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो क्वेश्चन था वही बात मैंने लिख दी। इट इज गिवन, ये आपने क्रैम नहीं किया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मोर स्टेबल, और K2NiCl6 से ज्यादा है तो इसके ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं? इट इज लेस स्टेबल। ये हमें लिखना है, इसका एक लाइन में आंसर देना है बस। और अब दूसरी लाइन देखो, उसमें क्या लिख रखा है? K2PtCl6 क्या है? लेस स्टेबल। देखो लेस स्टेबल। हाँ, K2PtCl4 लेस स्टेबल, और K2NiCl4 के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? मोर स्टेबल। क्लियर हो गया बेटा? अब एक चीज बताएं, ये पूरा का पूरा डायग्राम हमें ऐसे एग्जाम में बनाना पड़ता है अगर ये क्वेश्चन आए जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, और साइड में ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम अलग से निकाल के दिखा देते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया यहाँ पे कि हमें ये प्रूव करना है कि K2PtCl6 ज्यादा स्टेबल है और K2NiCl6 लेस स्टेबल है। हम जानते हैं एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज, हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। तो आप ये बेसिक फैक्ट जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है, देखो मैं साइड में लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, लेसर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब जैसे मैं बेटा पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरी एनर्जी है ना कम होती जा रही है, क्योंकि एनर्जी यूज हो रही है ना पढ़ाने में। अब कुछ देर के बाद मेरी एनर्जी और भी कम हो जाएगी, फिर मैं शांत हो जाऊंगा, फिर मैं और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मीन्स मैं स्टेबल हो जाऊंगा, आराम से फिर सो जाएंगे हम। तो मीन्स जैसे जैसे एनर्जी कम तो एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर हो गया बेटा? अब हमें ऐसे ही यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो K2PtCl6 है जो कि ज्यादा स्टेबल है, हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, जो चीज स्टेबल है वो जल्दी से बनेगी। जल्दी से बनने का मतलब ये, मान लीजिए बेटा आप अपने घर पे हो और आप सभी बच्चे जो अपने घर पे, और मैं सभी बच्चों को ये कह दूं कि भाई ऐसे करो, अपने एक पैर के ऊपर खड़े हो जाओ, एक पैर के ऊपर आप खड़े हो गए, और फिर मैं ये कहूंगा कि बेटा एक काम करो, दूसरा पैर नीचे रख लो, तो मेरे कहने से पहले ही आप नीचे रख लोगे। क्यों? क्योंकि दूसरा पैर नीचे रखते ही आप स्टेबल हो गए। क्या आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ा? क्या आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई दूसरा पैर नीचे रखने में? बताओ बेटा, शहबाज जल्दी से बताओ। नहीं, क्योंकि हर कोई स्टेबल होना चाहता है। ऐसे ही जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि K2PtCl6 इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, देखो ये आखिरी वाली स्टेज है, ये आखिरी वाली स्टेज जो है यानी Pt+4, जो ये प्लेटिनम है, जब ये Pt+4 में बदलता है तो ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल चीज एकदम बनती है। ज्यादा स्टेबल का मतलब ये कब बनेगा? जब 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी Ie1, Ie2, Ie3, Ie4, इन सब का जो जोड़ है, इन सब का जो सम है, वो क्या होगा? कम। जबकि निकिल के केस में, निकिल के केस में Ni+4 तो स्टेबल नहीं है ना, वो तो लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे जो सम होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो ज्यादा होगा। तो बस आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे ही हमें लाइन लिखनी है, तो बोलो हम क्या लिख देंगे? एज द सम ऑफ first 4 ionization energy, as the sum of first 4 ionization energy, बोलो किसमें? K2PtCl6। हाँ इसमें, या एक शॉर्ट में ही लिख देता हूं बेटा मैं, यहाँ पे इतना लंबा मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। देखो शॉर्ट में हम कैसे लिखें इसको? एज द सम ऑफ फर्स्ट 4 ionization energy मीन्स हमने Pt लिखा, और Pt के नीचे बेटा क्या लिख देंगे यहाँ पे बोलो? Ie1 plus Ie2 plus Ie3 plus Ie4 इज क्या है बोलो? इज लेस देन, बोलो क्या? द सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, बोलो किस चीज की? निकिल। Ie1 plus Ie2 plus Ie3 plus Ie4, बस इतना ही लिखना था बेटा।
और इसके बाद अब आगे आंसर आ गया हमारा फर्स्ट लाइन का, हेंस वी कैन से दैट या सो K2 PtCl6 is more stable more stable than K2 NiCl6। आ गया बेटा इतना समझ में? अब हम अगले पार्ट का देखो इसी तरीके से जवाब लिखते हैं। देखो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इतना जो मैंने एरो लगाया था। अगला क्वेश्चन था ये Pt+2 तक, K2Cl64 तक। अब इसमें क्या हुआ देखो, K2 PtCl4 ये लेस स्टेबल हमें प्रूव करना है। तो जब Pt से Pt+2 तक पहुंचे, कहा कैसे पहुंचना है, लेस स्टेबल जगह पे। लेकिन Ni जब Ni+2 तक पहुंचता है तो ये मोर स्टेबल थिंग है। तो बोलो इसका जवाब कैसे लिखेंगे इस पार्ट का, बोलो नीचे बताओ शाबाश, इसी लैंग्वेज में। हाँ, एज द सम ऑफ फर्स्ट टू आयनाइजेशन एनर्जी निकिल मींस Ni के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, IE1 IE1 plus IE2 is less than the sum of first two ionization energy of platinum IE1 plus IE2। ठीक हो गया। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, बोलो क्या कहेंगे, सो बोलो जो हमारा क्वेश्चन था क्या था कि K2 P2Cl4 is less stable than P2 and हाँ, K2 PtCl4 is less stable than K2 NiCl4। हाँ, K2 NiCl4। आ गया बेटा समझ में? तो ये थे आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, जो आपके साइज के ऊपर डिपेंड थे, एनर्जी के ऊपर डिपेंड थे। तो इन सारे क्वेश्चनों की आप और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और भी क्वेश्चन देख लेना, और भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको समझा दिए जाएंगे। तो अच्छे से इनको रीड आउट करना, अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर देखना। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके बेटा, थैंक यू।